वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे और ये सीरीज चलेगी आपकी वीडियो के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो री एग्जाम आपका अभी जून में है, इसके बाद वीडियो का एग्जाम भी होगा। और भी जिस एग्जाम में आपका कंप्यूटर पूछा जाता है तो आप देख सकते हैं, जैसे अभी एसएससी सीजीएल वगैरह, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये वीडियो वालों के लिए है, तो वीडियो वाले इस सीरीज़ को देख लें। यहाँ पर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे कंप्यूटर का। हम अभी हमारी सीरीज़ ऑलरेडी चल ही रही है, पढ़ रहे हैं हम उसमें, तो वहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट सारे पढ़ाए जा रहे हैं और आपको जो भी आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है वो हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू हम लगाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपके पूरे कंप्यूटर का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? चार्ल्स बेबेज थे कंप्यूटर के आविष्कारक, आप सब जानते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, तो इजी से टफ की तरफ चलेंगे। छोटे बड़े सारे क्वेश्चन्स कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था जो सबसे पहला कंप्यूटर था? तो ये था एनिएक। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया गया था। अगर आपने वीडियोस देखे हैं, वो सीरीज़ देखी है, तो आपसे बन जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट पता चले, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है और आपको ऐसी ही चीज़ें याद हो जाएँ, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न याद कर लेंगे तो वो प्रश्न अगर आ जाएगा तो आपसे बन भी जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? जो आपका जो आधुनिक कंप्यूटर है वो सबसे पहले कब खोजा गया? तो ये टाइम था 1946 का। 1946 के समय आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो 1960 के दशक से क्रांति आई, जब टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई। ठीक है, अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आ गई, तो 1960 के दशक से एक क्रांति का रूप आ गया। तब से कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ होने लगे और लोगों की ये ज़रूरत बन गया। ठीक है, और घरों घरों तक कंप्यूटर पहुंच गए, ये सारी चीज़ें हुई। यहाँ पर आपको दिया गया है कि अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड ग्रुप को परचेज करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर 3 नंबर दिए गए हैं, इनमें से किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप वीडियो के एग्जाम के लिए भी हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज सारा कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे और बिल्कुल आपको अपडेटेड सिलेबस और पैटर्न के अकॉर्डिंग मटेरियल मिलेगा। सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आप जानते ही होंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल कैसा रहता है। लगातार आपके लिए इनिशिएटिव चलते रहते हैं। तो अगर आप पेड इनिशिएटिव या फिर पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर को अंग्रेजी में कंप्यूटर कहा जाता है, लेकिन इसका हिंदी नाम होता है संगणक, गणना करने वाला। संगणक गणना करने वाला लेकिन नहीं होगा। इसका अर्थ तो यही होता है कि गणना करने वाला, लेकिन संगणक बोला जाता है। कंप्यूटर का अगर हिंदी शब्द पूछे तो संगणक ही होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, तो ये एग्जाम में प्रश्न पूछ भी चुके हैं। ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि ये फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। कई सारे आपको फुल फॉर्म याद करवाए थे, पूरी लिस्ट भी बनवाई थी। अगर जो बच्चे लगातार जुड़े होंगे चैनल के साथ तो उनको याद होगा। सीपीयू का फुल फॉर्म आपको पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब यहाँ पर आपको सेंट्रल की एक तो स्पेलिंग याद कर लेनी है, आपको CAN भी दे सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये इसका फुल फॉर्म है, ये चीज़ याद रखें। अगला है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो आपको सर्च इंजन के नाम याद कर लेने हैं, जितने भी सर्च इंजन हैं। ठीक है, इसकी एक आप अलग से लिस्ट बना लें, या फिर ये आपको टॉपिक अलग से पढ़ा भी देंगे। अभी ये वाला आया नहीं है टॉपिक, तो यहाँ पर आपको पढ़ा देंगे सारे। 1-2-3 चीज़ें आपको ऐसे मिलेंगी, जैसे कि एक आपको मिलेगा वीडियोस में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस सारी पढ़ा देंगे। एक मिलेगा जिसमें सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा देंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, ऐसे करके। तो 2-3 चीज़ों के ऊपर आपको मिल जाएगा जिसमें आपकी ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगी। ये प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कभी कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गूगल सर्च इंजन है, आप गूगल पर जाकर सर्च करते हैं। याहू भी एक सर्च इंजन है, बाइडू भी एक सर्च इंजन है, लेकिन वॉल्फ्रम अल्फा ये एक सर्च इंजन नहीं है। तो ये वाला सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है?
तो इनपुट इकाई या फिर इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपने पढ़ा था, जिससे आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, डेटा देते हैं, सूचनाएं आदि देते हैं, तो उनको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। जैसे कि माउस है, इनपुट डिवाइस है। माउस से आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। कीबोर्ड से आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। स्कैनर से इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं, सारी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो ये पूरी हमने टेबल पढ़ी थी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है, और बाइट से लेकर सारा कुछ। तो 1 किलोबाइट आपका होता है 1024 बाइट के बराबर, ठीक है। और इसके आगे भी चीज़ें होती हैं फिर, जैसे कि अगला प्रश्न देखिए 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है आपकी, पहले बाइट आता है, फिर किलोबाइट आता है, फिर मेगाबाइट आता है, फिर गीगाबाइट आता है, फिर आपका टेराबाइट आता है। और ये 1024 याद कर लें, 1024 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी 1024 के बराबर होता है। अभी आपने पिछला प्रश्न देखा 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर, 1024 के बाइट के बराबर। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर, जैसे कि इसका उत्तर है। अगर आपसे पूछें 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है, तो 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1 टेराबाइट कितने गीगाबाइट के बराबर होता है, तो 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। ये चीज़ आपको याद कर लेनी है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर ऑप्शन ही सही उत्तर है। अगला प्रश्न गीगाबाइट से है। अब आपको पता है कि 1024 मेगाबाइट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही टेराबाइट का पूछेंगे तो 1 टेराबाइट कितने बाइट के बराबर हो जाएगा, 1024 गीगाबाइट के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर मेगाबाइट है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट, जो चिप्स कंप्यूटर में लगे होते हैं जिनको चिप कहा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये किसके बने होते हैं, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनते हैं। अर्धचालक पदार्थों के ये बनाए जाते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर के बनते हैं, और ये सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम से बनते हैं। ऑप्शन में आपको अधिकांशतः सिलिकॉन देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। आपने जैसे कि भी कोई भी वेबसाइट आप डालते हैं तो आपको फटाक से लिखा मिल जाता है HTTP, ऐसे लिखा मिल जाता है। उसके आगे S भी लिखा होता है। S का मतलब सिक्योर्ड होता है। अगर आपको S लिखा दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो वेबसाइट सिक्योर्ड है, ठीक है। और HTTP का फुल फॉर्म बहुत एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में पहले पूछ चुके हैं। ये चीज़ याद कर लेनी है आपको, फुल फॉर्म पूछे ही जाते हैं। हर एक एग्जाम 1 या 2 फुल फॉर्म आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, तो सारे याद करने हैं आपको। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ये याद कर लीजिए, ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ये कैसा सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपके सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम भी होते हैं। लेकिन आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है OS जो है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप है, ठीक है। अगला प्रश्न है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों के द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। लैंग्वेजेस हमने सारी बहुत डिटेल में पढ़ी हैं, मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, सारा कुछ पढ़ा है, बेसिक से लेकर कोबोल, लोगो, सारा कुछ पढ़ चुके हैं। और जो मशीनी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, वो भी हमने सारी देखी थी। तो यहाँ पर पूछा है बच्चों के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी, तो ये होती है लोगो। लोगो लैंग्वेज जो होती है बच्चों के लिए प्रयोग की जाती है। एक आपकी होती है कोबोल, कोबोल लैंग्वेज होती है, इसका यूज़ करते हैं व्यवसायिक कामों में। ये चीज़ भी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर की कौन सी छोटी इकाई कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय और तार्किक कार्यों को करती है। तो ऐसी कौन सी इकाई है जो अर्थमेटिक और लॉजिक फंक्शन करने के लिए उपयोग की जाती है कंप्यूटर में। तो हमारा एक होता है CPU, और CPU के कई पार्ट्स होते हैं। जैसे कि CPU का एक पार्ट होता है सेंट्रल यूनिट CU, एक होता है मेमोरी यूनिट, एक होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, CPU के पार्ट। CPU को कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग। तो हमारा जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ये करता है कंप्यूटर की सारी तार्किक गणनाएं और अंकगणितीय गणनाएं, ठीक है। तो ALU याद रखना है, ये सारे लॉजिकल और अर्थमेटिक काम करता है, और ये CPU का पार्ट है। इसके बाद है OCR का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है। OCR का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये OCR का फुल फॉर्म होता है। अच्छा, जल्दी से कमेंट करके बताएं OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका यूज़ आप सब करते हैं, ऑफलाइन एग्जाम देते हैं तो OMR सीट आप सब फिल करते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं OMR का फुल फॉर्म क्या है, ये पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है मशीन लैंग्वेज किस फॉर्मेट में होती है।
तो आपकी जो मशीनी लैंग्वेज होती है, मतलब कि जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, वो है 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, 0 और 1 की भाषा को समझता है कंप्यूटर, इसको कहते हैं आपकी मशीनी लैंग्वेज। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है यूपीएस का फुल फॉर्म। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये यूपीएस का फुल फॉर्म है। तो एक ना एक आपके पूछे ही जाते हैं, कई सारे तो आपको प्रश्न में मिल जाएंगे देखने के लिए, और बहुत सारे आपको पढ़ा भी दिए गए हैं, लिस्ट बनवा दी गई है, तो उसको ज़रूर आप बार बार रिवाइज करते रहें। एक ना एक फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अभी हमारा यूपीएससी 2024 के लिए एक कोर्स शुरू हो रहा है। यहाँ पर आपको सीसेट, जीएस सारा कुछ मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा विथ फुल गाइडेंस, और सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। पूरी आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड तैयारी करवाई जाएगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यूपीपीएससी के लिए भी अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैचेस लगातार स्टार्ट हो रहे हैं। प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज सारा कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। और आप सबने देखा ही होगा, अगर आप लगातार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो यूपीपीसीएस में हमारे सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। अभी हाल ही में रिजल्ट आया था और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। तो अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।